तो आज हम एक कहानी पर बात कर रहे हैं जो एक बड़ा सवाल पूछती है। क्या वो हुनर जिन्हें हम अक्सर घरेलू काम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्या वो असल में किसी भी बिजनेस स्कूल की सिखाई गई स्ट्रैटेजी से ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं? हमारे पास जो सोर्स है वो SRTV कार्टून नाम के एक यूट्यूब चैनल का है। ये कहानी एक गरीब परिवार की है। 5 बहुएं हैं और उन पर एक के बाद एक मुसीबतें आती हैं। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक तरह से मुश्किल हालात में कुछ नया बनाने यानी जुगाड़ की एक शानदार मिसाल है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो इंसान की असली ताकत कहाँ से आती है। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत ही बहुत तनाव से होती है। एक फूस का कच्चा घर है और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। घर की छत से पानी ऐसे टपक रहा है जैसे कोई नल खुला छूट गया हो। पूरा परिवार, जिसमें एक गर्भवती महिला नितिका और एक बूढ़ी सास भी हैं, वो रात भर जाकर बाल्टियों से पानी बाहर फेंक रहा है। ये सीन एक तरह से माहौल सेट कर देता है ना, कि उनकी जिंदगी की बुनियाद ही कितनी कच्ची है। उनका घर, जो सुरक्षा की पहली निशानी होना चाहिए, बिल्कुल। वही उन्हें दगा दे रहा है। बिल्कुल। ये उनकी रोज की लड़ाई को दिखाता है। वो सिर्फ गरीबी से नहीं बल्कि प्रकृति के कहर से भी लगातार जूझ रहे हैं। उनकी जिंदगी में कुछ भी पक्का नहीं है। सही बात है। और ऐसी अनिश्चितता के बीच हमें परिवार के रिश्तों की एक झलक मिलती है। शीतल अपनी गर्भवती देवरानी नतिका को भारी बाल्टी उठाने से रोकती है, उसका ख्याल रखती है। सास भी नदी के बढ़ते पानी को देखकर चिंता जताती है। बाहर भले ही तूफान हो, लेकिन घर के अंदर ये लोग एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। और ये सहारा ही, सच कहूँ तो, उनकी असली दौलत है। आगे चलकर जब उनका वो कच्चा घर पूरी तरह तबाह हो जाता है, तो यही पारिवारिक बंधन उन्हें बिखरने नहीं देता। हाँ। ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि घर आखिर होता क्या है। जब दीवारें गिर जाएं, तो शायद रिश्ते ही छत का काम करते हैं। और ये दीवारें बहुत जल्द गिरने वाली थीं। तूफान और बढ़ जाता है, खिड़की टूटती है और देखते ही देखते नदी की एक बड़ी लहर पूरे घर को बहा ले जाती है। हाँ, पूरे घर को। वो लोग बस अपनी जान बचाकर बाहर भाग पाते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने घर को पानी में समाते देखना, मैं सोच भी नहीं सकता कि उन पर क्या बीती होगी। ये सिर्फ एक भौतिक नुकसान नहीं है, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक आघात है। घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होते, वो आपकी यादें होती हैं, आपकी पहचान। बिल्कुल, आपकी सुरक्षा का एहसास। और ये बात सास के एक डायलॉग से साफ हो जाती है। जब सब उसे नदी किनारे से हटने को कहते हैं, तो वो मना कर देती है। वो कहती है, नदी, ये किनारा छोड़कर मैं नहीं जा सकती कहीं। यहाँ तेरे ससुर जी के साथ बहुत यादें हैं। अरे वाह, उस जगह से उनका एक भावनात्मक रिश्ता था जो घर के बह जाने के बाद भी नहीं टूटा। लेकिन अब हकीकत ये थी कि उनका कोई ठिकाना नहीं था। वे एक पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बैठे थे। घर के पुरुष राघव और योगेश, जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, वो भी खाली हाथ लौट आए। क्योंकि बारिश ने सारी फसलें बर्बाद कर दी थी। हाँ, कोई काम नहीं, कोई पैसा नहीं। और यहीं पर हमें पहली बार औरतों की हिम्मत और सूझबूझ का असली परिचय मिलता है। वो उस मुश्किल घड़ी में भी हार नहीं मानती। वो अपनी साड़ियां उतारकर पेड़ पर टांग देती हैं, ताकि बच्चों और सास को धूप और बारिश से थोड़ी राहत मिल सके। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन ये उनकी मानसिकता को दिखाता है कि वो हालात के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। वो समाधान ढूंढ रही थीं, चाहे वो कितना भी अस्थायी क्यों न हो। उन्होंने लकड़ियों से एक अस्थायी टेंट भी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी तेज हवा में उड़ गया। और हालात तब बिगड़ गए जब लगातार भीगने के वजह से गर्भवती नितिका को तेज बुखार चढ़ गया। अब तो सिर पर छत की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा थी। और यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब पुरुष हर तरफ से एक तरह से हार मान चुके होते हैं, तब औरतें खुद जिम्मेदारी उठाने का फैसला करती हैं। शीतल और नितिका, हाँ, वो काम की तलाश में निकल पड़ती हैं। ये एक बहुत अहम बदलाव है। अब तक वे आपदा पर सिर्फ प्रतिक्रिया दे रही थी, और अब सक्रिय रूप से हालात को बदलने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें एक तबेले में घास काटने और जानवरों को चारा खिलाने का काम मिल जाता है। और इसी तबेले में उन्हें अपनी सबसे बड़ी समस्या का हल मिलता है ना। ये हिस्सा तो मुझे बहुत पसंद आया। शीतल अपनी मालकिन को तबेले की टूटी दीवार की मरम्मत घास से करते हुए देखती है। पूछने पर मालकिन बताती है कि ये घास न सिर्फ मजबूत होती है, बल्कि गर्मी में घर को ठंडा भी रखती है। ये जरूरत और अवलोकन से पैदा हुई।
सरलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। पारंपरिक ज्ञान कह सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, शीतल ने कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस अपने आसपास देखा, सीखा और उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लिया। उसने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी बेघर होने का हल प्रकृति में ही ढूंढ निकाला। इसके बाद तो जैसे पूरे परिवार में एक नई ऊर्जा आ जाती है। शीतल रोज काम से लौटते हुए अपने साथ घास के गट्ठर लेकर आती। पूरा परिवार, पुरुष, औरतें, बच्चे सब मिलकर उस घास का घर बनाने में जुट जाते हैं और 2 हफ्तों की मेहनत के बाद वे अपना एक छोटा, मजबूत और ठंडा घर खड़ा कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने सिर्फ एक घर नहीं बनाया था, उन्होंने अपनी उम्मीद को फिर से बनाया था। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि अगर वे साथ मिलकर काम करें तो किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। तो घास का घर तो बन गया, जो एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन अब उनके सामने एक ऐसी चुनौती थी जो हर दिन दरवाजे पर दस्तक देती है, खाली पेट की चुनौती। पुरुषों को मंडी में बोरी उठाने का जो काम मिला था वो भी छूट गया। सेठ ने उनकी जगह सस्ते मजदूर रख लिए और यहाँ पर जो अपमान उन्हें सहना पड़ता है वो उनकी बेबसी को और बढ़ा देता है। वो सेठ उनके सामने बैठकर चिकन के पकौड़े खाते हुए उनका मजाक उड़ाता है। वो कहता है, तुम्हारे चक्कर में मेरे चिकन के पकौड़े भी ठंडे हो गए। ऐसे बरसात के मौसम में चिकन मटन के पकौड़े खाए बिना तो मौसम का कोई मजा ही नहीं है। उफ, ये सुनना कितना मुश्किल रहा होगा। ये सुनकर तो किसी का भी दिल टूट जाए। ये सिर्फ नौकरी छूटना नहीं था, ये उनके आत्मसम्मान पर हमला था। और ऐसी स्थिति में इंसान या तो पूरी तरह टूट जाता है। दूसरा रास्ता चुना। पेट भरने के लिए वे मंडी में फेंकी हुई सड़ी गली सब्जियों के ढेर पर जाते हैं और उनमें से खाने लायक सब्जियां बीन कर घर लाते हैं। ये देखकर मुझे एक तरफ तो बहुत दुख हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ी। ये सिर्फ जुगाड़ नहीं है। अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें तो ये एक तरह से सर्कुलर इकोनॉमी का एक छोटा सा जमीनी मॉडल है। अच्छा। हाँ, जो चीजें समाज ने कचरा मानकर फेंक दी थीं, ये औरतें उसे वापस सिस्टम में ला रही हैं। पहले अपने खाने के लिए और जैसा हम आगे देखेंगे अपने बिजनेस के लिए भी। वो बर्बादी में से मूल्य निकाल रही हैं। वाह, मैंने तो इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। बर्बादी में से मूल्य निकालना। और घर पर वो यही करती हैं। उन फेंकी हुई सब्जियों और घर में बची थोड़ी सी चने की दाल और आटे को मिलाकर बहुएं पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट पकोड़े बना लेती हैं। उस गरीबी में भी वो एक पल की खुशी और स्वाद ढूंढ ही लेती हैं। लेकिन क्या इसे सिर्फ खुशी ढूंढना कहना सही होगा, या ये एक तरह का प्रदर्शन था, एक तरह का टेस्ट रन था? क्योंकि यहीं से उनके दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया जन्म लेता है। वो महसूस करती हैं कि उनके हाथ में एक हुनर है जिसे बेचा जा सकता है। बिल्कुल। और वो ये आइडिया घर के पुरुषों के सामने रखती हैं कि क्यों ना हम चाय पकौड़ी की एक रेडी लगा लें। लेकिन पुरुष वो इस आइडिया को सीधे सीधे खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं, अरे खाने पीने का ठेला खोलने के लिए पूंजी लगती है, तुम पांचों तो बड़े जुगाड़ करती हो ना, तो बस पैसों का जुगाड़ लगा दो। ये बातचीत बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हमें अवसर और जोखिम को देखने के 2 अलग-अलग नजरिए दिखाती है। कैसे? औरतें समाधान देख रही हैं, हमारे पास हुनर है, हम पकौड़े बना सकते हैं। जबकि पुरुष सिर्फ समस्याएं देख रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ठेला नहीं है, बर्तन नहीं है। हाँ, ये तो है। ये शायद उनकी निराशा और लगातार मिली असफलताओं का नतीजा था। वो अब कोई और जोखिम उठाने से डर रहे थे। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी हैरान करती है। जब औरतें काम ढूंढने का फैसला करती हैं तो पुरुष उनका साथ देते हैं। जब वे घास का घर बनाने का फैसला करते हैं तो पुरुष मेहनत करते हैं। पर जब एक बिजनेस का आइडिया आता है तो वो पीछे क्यों हट जाते हैं? क्या ये सिर्फ निराशा थी या कहीं ना कहीं उनके मर्दवादी अहंकार को भी चोट पहुंच रही थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोर्स में ये सीधे तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। शायद दोनों बातें थीं। एक तरफ तो उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और दूसरी तरफ पारंपरिक समाज में पुरुषों को प्रोवाइडर यानी पालनहार के रूप में देखा जाता है। सही बात है। जब वे उस भूमिका को निभाने में असफल हो रहे थे तो शायद औरतों का आगे बढ़कर एक नया बिजनेस शुरू करने का आइडिया उन्हें अपनी नाकामी का आईना दिखा रहा था। खैर, वजह जो भी हो, ये आइडिया ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन फिर किस्मत ने एक और पासा फेंका। बहुओं को सरकारी कोटे से राशन मिलता है और इस बार गेहूं और चावल के साथ उन्हें 20 किलो चना दाल भी मिलती है, जो हमेशा नहीं मिलती थी। इसे आप किस्मत कह सकते हैं या फिर तैयारी और अवसर का मिलना। उनके दिमाग में आइडिया पहले से था, हुनर उनके हाथ में था, बस उन्हें शुरुआती पूंजी यानी सीड कैपिटल की जरूरत थी। और वो 20 किलो चना दाल।
उनके लिए वही सीड कैपिटल बन गई। एक सरकारी योजना अनजाने में एक छोटे बिजनेस की नींव रख रही थी। और घर लौटते हुए वो एक पकौड़े वाले के ठेले पे जबरदस्त भीड़ देखती हैं। ये देखकर उनका इरादा और पक्का हो जाता है। कुमुद कहती भी है, देखो उस पकौड़े वाले के ठेले पर लोगों ने कैसे मक्खी की तरह भीड़ मचा रखी है, और एक हमारे पति हैं जो घर में बैठकर हाथ मल रहे हैं। इस बार वे पुरुषों के हाँ का इंतजार नहीं करती, वे फैसला कर लेती हैं। इसके बाद जो होता है वो जुगाड़ की एक मास्टर क्लास है। उन्होंने सच में शून्य से सब कुछ खड़ा कर दिया। बेसन बाजार से नहीं खरीदा, घर पर हाथ चक्की में चने की दाल पीस कर बनाया। चटनी के लिए धनिया मिर्च खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने आंगन में उगी क्यारी से ताजे पत्ते तोड़े। और कमाल की बात यह है कि ये क्यारी उन्होंने उन्हीं फेंकी हुई सब्जियों के बचे कुछ हिस्सों से उगाई थी। पकौड़ों के लिए आलू, प्याज, पालक भी वही थे जो उन्होंने मंडी से बचाए थे। और सबसे खास बात, चटनी। हाँ, चटनी मिक्सर में नहीं बल्कि पारंपरिक सिलबट्टे पर पीसी गई, जिसका उसका स्वाद ही अलग होता है। ये एक बेहतरीन सामूहिक प्रयास था। हर बहू का एक काम बटा हुआ था। कोई दाल पीस रही है, कोई सब्जी काट रही है, कोई पकौड़े तल रही है, और कोई चटनी बना रही है। उन्होंने अपने घरेलू हुनर को एक प्रोडक्शन लाइन में बदल दिया। उनका घर एक छोटी सी फैक्ट्री बन गया था। ये दिखाता है कि जिन कौशलों को हम अक्सर महत्व नहीं देते, वे असल में कितने कीमती हो सकते हैं। और फिर वो अपनी रेडी लेकर बाजार पहुंचती हैं। और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखिए, वो जोर जोर से आवाज लगाती हैं, आओ प्यारे प्यारे भैया दीदी, गरम गरम आलू प्याज के पकौड़े, करारे पकौड़े खा लो, 10 रुपए के 5 सब्जी पकौड़े सिलबट्टे की चटनी के साथ। मतलब उन्होंने अपने प्रोडक्ट के सारे सेलिंग पॉइंट्स गर्मा गर्म, करारे, सस्ता और सिलबट्टे की चटनी अपने आवाज में ही बता दिए। बिल्कुल। और ये काम कर गया। पहला ग्राहक आता है, पकौड़े चखता है और उसके मुंह से निकलता है, अरे वाह क्या जबरदस्त आलू प्याज के पकौड़े बनाए। वो न सिर्फ खुद खाता है बल्कि घर के लिए भी पैक करवा कर ले जाता है। ये पहली बिक्री सिर्फ 10-20 रुपए की कमाई नहीं थी, ये उनके आइडिया का, उनके हुनर का और उनकी हिम्मत का सर्टिफिकेशन था। तो इस सब का क्या मतलब है? ये कहानी सिर्फ गरीबी और संघर्ष की नहीं है, ये कहानी है विपरीत परिस्थितियों में इंसानी जज्बे की। ये बताती है कि कैसे पारिवारिक एकता, हिम्मत और जुगाड़, मतलब सीमित संसाधनों में कुछ नया बना लेने की कला, आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। चाहे वो घास का घर बनाना हो या फेंकी हुई सब्जियों से एक सफल व्यापार खड़ा करना हो। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। उनका ये पकौड़े का ठेला एक तरह से आज के जमाने का मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP था। अरे वाह, ये तो बिजनेस की भाषा है। हाँ, ये एक स्टार्टअप की भाषा है, लेकिन सोच वही है। उन्होंने बाजार में उतरने के लिए किसी बड़ी पूंजी या परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं किया। जो था, जैसा था, उसी से शुरू कर दिया और फिर सीधे ग्राहक से फीडबैक लिया। ये तो एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस रणनीति है, जिसे उन्होंने किसी किताब से नहीं बल्कि अपनी जरूरत से सीखा। मतलब उन्होंने अनजाने में ही एक मॉडर्न स्टार्टअप का मॉडल अपना लिया था। ये तो सच में एक डीप डाइव वाली बात है। और अंत में एक विचार हमारे श्रोताओं के लिए, जिन कौशलों को अक्सर घरेलू काम कहकर कम आंका जाता है, जैसे खाना बनाना, सिलाई बुनाई करना, बागवानी करना या घर के बजट का प्रबंधन करना, क्या वे असल में सिर्फ घरेलू काम है या फिर वे शक्तिशाली आर्थिक उपकरण हैं जिनके सही इस्तेमाल का इंतजार हो रहा है? ये कहानी हमें उन छिपी हुई आर्थिक संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो हमारे घरों और समुदायों में, खासकर महिलाओं के बीच मौजूद हैं। शायद अगला बड़ा बिजनेस आइडिया किसी किचन से ही निकलने वाला है।